बहुत दुखदायी बनती है। तो मेरे इंजीनियर साथियों और अधिकारियों, कलीग्स और वो सभी लोग जिनको मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपसे इंटरेक्शन करने के लिए मैं बार बार आपसे क्वेश्चन मांग रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूं, यह आवश्यक है। बात बहुत छोटी है, पर समय पर अगर नहीं हो तो खोटी हो जाती है। लाइन फॉल्ट ब्रेकडाउन की बात बताने के बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरी दृष्टिकोण से। टाइम ऑफ लाइन फॉल्ट, व्हाट टू डू फर्स्ट, अर्थात जैसे ही लाइन फॉल्ट होता है आप क्या करते हैं, आपकी पहली प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम टीएलएम के ड्राइवर, जो हमारा बैकबोन होता है, उसको हम सही तरीके से गाड़ी संचालन करने के लिए, जिसपे लोगों को हम सिखाते हैं, जिसमें लोगों की जान बचती है, ऐसे समय उसको हम अच्छे काम के लिए रिवार्ड भी देते रहते हैं। उसे कॉल करना चाहिए और कॉल करने के साथ साथ उसे बुलाते हुए सारे स्टाफ को भी इंटीमेट करना चाहिए कि जल्द से जल्द कार्यालय पहुंचने की कोशिश करें और सुरक्षित रूप से, हड़बड़ाए नहीं, कारण कि हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी होती है और किसी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, या किसी का बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हमको सभी लोगों को ग्रुप में रखते हुए कॉल कम्युनिकेशन, चैटिंग, आजकल व्हाट्सएप इसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। अब कुछ केस स्टडी के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा जो मैंने पिछले अपने अनुभव में ज्ञात किए हैं कि हम ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट फॉल्ट्स को भी हम फेस करते हैं जिसके लिए हम डायरेक्ट उत्तरदायित्व तो नहीं होते। यह विडंबना होती है और समय का यह मांग होता है कि क्या हम ऐसे मौके को अवॉइड कर सकते थे, मगर नहीं मैंने इसलिए काफी जोर से कहा क्योंकि हम कभी अपना बुरा नहीं चाहते मगर बुरा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोलिंग के समय मधुमक्खी परेशान कर सकती है, पेट्रोलिंग के समय सर्प विषैले कीट पतंगे परेशान कर सकते हैं, या जर्जर सेफ्टी उपकरण या गलत तरीके से उपयोग होने की समस्या के, जैसे मैं आगे ब्रीफ करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कि सेफ्टी उपकरण जो हमारे खराब हो गए होते हैं, जर्जर हो गए होते हैं, जिन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, उनकी वजह से भी होती है, या इसी प्रकार की कई ऐसी संभावित दुर्घटना जिसके कारण भी हम इस प्रकार के सुरक्षा पूर्ण कार्य करने से वंचित रह जाते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको ब्रीफ करूं कि क्या क्या वो कारण है। साथियों, मैंने अपने मेंटेनेंस के कैरियर में कुछ ऐसे केसेस भी देखे जिसका मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जबलपुर टीएलएम में जब मैं पदस्थ था तो उस मेरे ज्वाइन होने से पहले ही एक ज्ञानी राम नाम का एक लाइनमैन था जो पिछले 8 वर्षों से मधुमक्खी की एक बड़ी सिस्टम, मधुमक्खी की जो बड़ी मक्खी आती है, इसको मटका भी कहते हैं लोग, मटका मक्खी, उसके काटने से वह अपना नर्व सिस्टम खो चुका था और उसकी सारी जिंदगी चलती फिरती लाश के समान हो गई थी। कहते हैं कि एक बार वह अमरकंटक के जंगल में पेट्रोलिंग से गुजरते समय काले रंग की भौर मधुमक्खी के आक्रमण से जब वो घायल हुआ था तो वह इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि काफी दिनों तक उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उसके पश्चात जब उसे होश आया तो उसकी कार्य करने की सभी प्रणाली समाप्त हो चुकी थी, उसका नर्व सिस्टम फेल हो चुका था, वह चलता फिरता एक लाश बन गया था। इस प्रकार मधुमक्खी के क्षेत्रों को हमें सबसे पहले पेट्रोलिंग करने के पहले ही हमें आइडेंटिफाई करके रख लेना चाहिए कि किस क्षेत्र में मधुमक्खियों की छत्ते ज्यादा है। अगर फिर कभी ऐसा वाकया होता है तो इधर उधर भागना छोड़कर हमें आसपास पड़ी हुई कोई भी झाड़ी, जैसे गाजर के जैसे झाड़ियों को उखाड़कर अपने सर के ऊपर रखते हुए जमीन पर औंधे बल लेट जाना चाहिए ताकि आपका चेहरा और बाकी शरीर लगभग मधुमक्खी के प्रकोप से बच सके। अक्सर यह देखा गया है कि बड़े बड़े वृक्ष जो टावर के आसपास होते हैं उनमें मधुमक्खी का इस प्रकार का जाल या छत्ते ज्यादा लगे होते हैं, जिनकी जानकारी हमें नियमित पेट्रोलिंग करने वाले अपने कर्मचारी साथियों से लेते हुए पेट्रोलिंग सीट में इसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम खेतों में भरे हुए फसलों के दायरे से जब गुजरते हैं तो वहां सर्प चूहों को आदि को खाने के लिए अक्सर अपना डेरा बनाए रखते हैं, जिसको देखकर हमें कभी ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें सर्प के बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिसको देखते हुए अवेयर हो जाना चाहिए कि सर्प दिखता कैसा है और करता क्या है और उसकी अटैक वाली प्रकृति कब होती है। चाहे वह किसी भी वैरायटी का सर्प हो,
उसके भागने चलने देने की स्थिति को देखते हुए ही हमें आगे पीछे हटना चाहिए। कभी कभी यह अनुमान हो जाता है कि हम जिस ओर भाग रहे हैं सर पे भी हमारे पीछे भागा आ रहा है, जो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है। हमें हमें साथ में हमेशा कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी को कभी डंडा के स्वरूप बनाते हुए उसे उल्टा रखते हुए, या कोई आसपास पेट्रोलिंग करते समय हाथ में छड़ी नुमा कोई भी एक ऐसा चीज जरूर बनाकर रख लेना चाहिए जब हम खेत खलिहान से गुजरते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कुछ साथी बहुत अच्छे कार्य करता रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से या दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश वो झाड़ से ऐसी फिसल के गिरे जब वो झाड़ में ट्रिमिंग का कार्य कर रहे थे। ऐसे समय उनकी छोटी छोटी गलतियों को झाड़ पर चढ़ने का कोई विशेष लॉजिक तो होता नहीं जो दुर्घटना को हम व्याख्या कर सकें, मगर जब भी कोई कर्मचारी झाड़ के ऊपर चढ़ता है तो उसके पहले उस झाड़ में उपस्थित रहने वाले लाल चींटे, कीड़े मकोड़े, मटार इत्यादि चीजों को हमको पहले से ही आइडेंटिफाई गैंग इंचार्ज के द्वारा या स्वयं कर्मचारी के द्वारा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वह ऊपर झाड़ से गिरता है तो उस समय हेड इंजरी या उसकी हड्डियों की इंजरी, फ्रैक्चर वगैरह इत्यादि हो सकती है। ऐसे समय गैंग इंचार्ज और कर्मचारियों को डेली रूटीन पेट्रोलिंग के समय ही ऐसे झाड़ों को चिन्हित कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को, जो कुछ कर्मचारी अगर नशे इत्यादि के प्रवृत्ति के हो तो उनको भी ये सब चीजों के लिए पहले से अवॉइड करके पहले से ही उन्हें सचेत कर देना चाहिए कि इस प्रकार की हरकतें या कार्यप्रणाली नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे उपयोग में आने वाले जितने भी जो पदार्थ हैं, जो भी हमारे जो सेफ्टी अप्लायंसेस हैं, जैसे रस्से वगैरह, क्लैंप वगैरह, पुल्ली वगैरह, अगर वो जर्जर हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, तो उन्हें स्क्रैप करते हुए वापस स्टोर भेज देना चाहिए या फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि कोई भूल से भी उसका उपयोग करने के लिए उठाकर ले ना जा सके। या एक और सलीके से उस रस्सी को कर ब्लैक पेंट या रेड पेंट जो भी आपके स्टोर में अवेलेबल है उससे कई जगहों पर चिन्हित करते हुए स्टाफ को इसकी सूचना कर देनी चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज भी बताना पसंद करूंगा जो हमारे साथ एक ऐसे सड़े रस्से के समय के वाकया में हुई थी, जिसको मैं स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये स्लाइड में दिखाने का एक ऐसा तरीका है कि जिसके मैं साथ साथ चेंज नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं 2018 की घटना के बारे में बता रहा हूं, जब हम सतना सिद्धपुरा के पीजीसीएल्स में गेंट्री के टावर के पास से गेंट्री से जंपर की ओर का जंपर जब बदलवा रहे थे, उस समय काफी रात हो गई थी और जल्दीबाजी के कारण हमारे स्टाफ के लोग सीलिंग में रस्सी की जगह एक ऐसी रस्सी का उपयोग कर लिए थे जो रस्सी थी तो मोटी, और उस पर लोड लेकर के उसके जो वेटेड इंसुलेटर का जो पीआई था उसको खींच रहे थे, परंतु लोड ज्यादा होने के कारण एक झटके से पूरी की पूरी सिस्टम टूटी और 40 फीट ऊपर दूर से डिस्क की पूरी स्ट्रिंग भरभरा कर गिरने लगी, जो लाइटिंग अरिस्टर पर भी गिरते गिरते बची। और उसके जर्क से काफी स्टाफ जो लोड पर थे वह बहुत दूर तक फेंकाए, जिनसे उनकी हड्डियां और भी बहुत सारी चीजें डिसलोकेट या टूटते टूटते बची और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। यहाँ पर दुर्घटना के इन क्षणों का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है या विजुलाइज कराना इसलिए जरूरी है, ताकि अगर हम जिस चीजों को विजुलाइज कर लेते हैं या फेस किए रहते हैं तो वह चीज हमें हमेशा जिंदगी भर ख्याल रहती है। मैं यहाँ पर इस फॉल्ट को प्राप्त करने के लिए या इस फॉल्ट के डिटेल में जाने के लिए जब मैंने देखा, तब यह पाया कि हम टावर के लेग में रस्से से, बेल्ट रस्सा जैसा एक छोटा रस्सा होता है, उसका हम सीलिंग बना के काम कर रहे थे, जो एंगल के कोण इतने धारदार थे कि जब उसमें लोड पड़ने लगा और रस्सा भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत हमें नहीं दिखा या रहा भी होगा तो वह उसे काटता गया और अंत में जाकर के एक ऐसी दुर्घटना हुई जो भगवान की दया से टल तो गई, पर वह हमारे लिए एक बदनुमा धब्बा बन सकती थी, क्योंकि उसमें अगर वह लाइटिंग रजिस्टर पर गिरती तो कई लाखों का नुकसान होता और हम पर इसका दावा होता। भगवान की दया से और अनहोनी से ये बात टल गई और हम सब धन्यवाद दिए, लेकिन आगे से हमारे लिए हमेशा एक सबक बन गया कि जब कभी भी हम सीलिंग बनाते हैं तो वहां स्टील रोप की ही सीलिंग बनाए, कभी भी रस्से का प्रयोग नहीं करें, और कोई कर रहा है तो उसे जरूर टोकें, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। धोखा खाने के बाद जो सीखे उसे मूर्ख कहते हैं, और जो दूसरों को गलती को देखकर सीख जाए उसे जीनियस कहते हैं। तो मैं मानना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को इस
दृष्टिकोण से हमें आते हुए ध्यान देना जरूर चाहिए। अब हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट सीपीआर टेस्ट के संबंध में चर्चा करना चाहेंगे। तो सीपीआर टेस्ट के संबंध में मॉक टेस्ट के लिए हमारे आदरणीय एमडी साहब, हमारे आदरणीय अधीक्षण नियंत्रण महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बार बार इस बात को अवगत कराया गया है कि हम सभी लोगों को एक्सपर्ट होना इसमें आवश्यक है। पर मैं मानता हूं कि हम सभी अभी तक केवल किताबी कीड़े हैं। वास्तव में ऐसे वाकये हमारे जीवन में अक्सर सबके जीवन में नहीं आए। मैं एक बार तो फेस कर चुका हूं, मगर मैं समझता हूं अभी भी मैं इसमें अपूर्ण हूं, क्योंकि सीपीआर टेस्ट इतनी सामान्य होते हुए भी अपने आप में इतनी नॉलेजेबल चीज है कि जो हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ पाती। जैसे कि इस स्लाइड में लिखा है सीपीआर टेस्ट में कि हमको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें लिखा है, पीड़ित व्यक्ति को 4-5 जोरदार मुक्का छाती पर मारकर पंच करना चाहिए। दूसरा, पीड़ित को नरम बिस्तर पर लाकर उपचार करना चाहिए। तीसरा, पीड़ित को प्रति मिनट 150 बार छाती में दबाव देना चाहिए। चौथा, छाती में दिया जाने वाला दबाव दाएं तरफ होना चाहिए। अब इन सब में आप अपने ऑप्शंस हमें टाइप करके दे सकते हैं। उपरोक्त सभी बातें सही हैं, उपरोक्त में से 1, 2, 3 सही है, उपरोक्त में से 3, 2, 4 सही है, और चौथा, उपरोक्त में से 2, 3, 4 गलत है। मैं समझता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जब मैं विजेता का नाम घोषित करूं तो उस समय कहीं आप चूक न जाए। इसलिए गुजारिश है आपसे कि आप समय पर अपना वोट, अपना ऑप्शन जरूर दें, ताकि मुझे पता चले कि इस ट्रेनिंग सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड कितने लाइव लोग हैं और कितने लोग काम चलाऊ रूप से देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हर ट्रेनिंग सेशन लाइव जानदार होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेटिव हो। तो मैं इसके पहले एक मैंने वीडियो ग्रुप में फेसबुक से कलेक्ट कर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वायरल किया था, और मैं शायद टेस्ट भी किया हूं कि ये वीडियो अभी आपको इसकी ऑडियो देखने न मिलेगी, मगर फिर भी आप इसको देखेंगे तो यहां आपको एक शख्स जो वास्तव में बड़ा विद्वान है, उन्होंने उस हर बारीकियों को 2 से 3 मिनट की इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और उसी से ये मेरा प्रश्न समराइज था कि क्या हम इस प्रकार के आपदा को निपटने के लिए सक्षम हैं। हृदय गति का रुकना कई कारणों से हो सकता है। जब आदमी पानी में डूब जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या कोई ऐसी घटना से सुनकर बहुत ज्यादा व्यथित या दुखी हो जाए कि उसका हृदय काम करना बंद कर दे। ऐसे समय उसको हॉस्पिटलाइज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। लिहाजा हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमें केवल करंट लगने के समय ही इस सबसे इत्तेफाक रहना चाहिए। तो क्या मैं आपको इस वीडियो में दिखाए गए जानकारी से मैं आपको अवगत कराना इसलिए चाहूंगा क्योंकि हो सकता है यह ऑडियोबल ना हो, परंतु वीडियोबल तो है। और इसके द्वारा आप ये देख रहे हैं कि कैसे इस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि व्यक्ति का हृदय कहां स्थित होता है और किस पॉइंट पर किस तरीके से हमको सीपीआर टेस्ट देने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहिए, बजाय इसके कि किसी की पसलियां तोड़ दें। क्योंकि अनजान समय में किया गया सहयोग या तो उसकी जान बचा सकता है या आपकी अज्ञानता से उसकी जान भी ले सकता है। इस समय हम ब्लेम होने से बचने के लिए उस बारीकियों को अच्छे से सीखें और स्वयं के साथ साथ अपने हर कर्मचारी को एक्सपर्ट बनाएं। क्या पता किस समय कौन सा कर्मचारी कहां अवेलेबल है और कहां वह इस प्रकार की चीजें लोगों को बता पा रहा है। ये चीजें जानना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाने योग्य है, इस पर मैं आपका ऑप्शंस ले चुका हूं और मैं चाहूंगा कि अब इस सिस्टम को आप देख करके बता सकेंगे कि इन महोदय के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जो चीज बताई गई है वह काबिले तारीफ है और हम लोगों के लिए एक
ज्ञान का विषय हो सकता है, जिसको हम जाने। इसके बाद सीपीआर टेस्ट के अलावा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी बताया जाता है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी बहुत ही एक्सपर्ट और सही काबिल टाइप के लोगों के द्वारा ही समझा दिया जाना चाहिए। एक बार मैंने एक व्यक्ति की लाइफ इस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन से के द्वारा आज से 15 वर्ष पहले बचाई थी। पर इसमें छोटी छोटी सावधानी ये भी देखी जाती है कि हम लोगों के नब्ज, लोगों के नाड़ियों को देखने में समय नष्ट किए बिना अगर कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति शौक से पीड़ित हो चुका है, जिसकी हृदय गति रुकी है, तो पहले उसके मुंह के अंदर अगर कोई नशे पत्ती करता हो तो तंबाकू, गुटखा आदि चीजों को बाहर कर देना चाहिए और उसके ठुड्डी से गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने मुंह से द्वारा उसके मुंह में लगातार 4-5 भरपूर श्वास भरना चाहिए और श्वास भरने के बाद उसके मुंह को तत्काल ऐसे बंद कर देना चाहिए ताकि भरी हुई सांस वापस न निकले, जैसे हम गुब्बारा भरते हैं। तो 4 या 5 बार जो भरी हुई सांस जब उसके फेफड़े में भर जाएगी तो वो रिटर्न के रूप में आती है और उसकी हृदय गति को जैसे कोई गाड़ी बंद होने के बाद चालू हो जाती है, वैसे वह चालू हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने इसमें देखा है। आप भी इस प्रकार की चीजों को अमल में ला सकते हैं। पीएचवी लाइन को काम करने के लिए उसे बंद करने के बाद परमिट लेकर इनमें से कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए या उपयुक्त नहीं है, अब हम इस विषय पर आपको हमारा क्वेश्चन देते हैं। जो जितनी जल्दी इसका आंसर देगा वह उतना ही जीनियस कहलाएगा और हम जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे उसमें उसे प्रकाशित भी करेंगे। पहला, संबंधित गैंग इंचार्ज को इसकी खबर मोबाइल पर देनी चाहिए कि भाई लाइन बंद हो गई है। दूसरा, संबंधित गैंग इंचार्ज को इसकी खबर व्हाट्सएप पर देनी चाहिए। तीसरा, संबंधित गैंग इंचार्ज को इसकी खबर उपरोक्त दोनों बातों के द्वारा करनी चाहिए। और चौथा, संबंधित गैंग इंचार्ज को इसकी खबर स्वयं उस लोकेशन पर जाकर बताना चाहिए। मैं समझता हूं बात छोटी है पर बात बहुत मोटी है। हम इन चीजों पे अमल लाते हैं तभी तो आजकल इतने एफिशिएंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्किंग प्रैक्टिस व्हाइल ब्रेकडाउन ऑकर्स, इफ ब्रेकडाउन ऑकर्स टेक indication from substations operator. Second one, if breakdown occurs, take permit from the substation. Third one is communicating with the gang in charge, and fourth is make sure discharge of line first. लाइन पर परमिट लेने के बाद कर्मचारियों को इस बात की जानकारी टेलीफोन पर और व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में जरूर दिया जाना चाहिए और कंफर्म भी करना चाहिए कि जब आप लाइट बंद कर चुके हैं तो वह भी इससे अवगत हो जाए और अब अपना काम आरंभ कर सकता है। जानकारी होने के बाद आप अपने काम को करते हुए गैंग इंचार्ज को उनके मुंह से बुलवाना भी चाहिए, हाँ मुझे जानकारी मिल चुकी है। यह एक प्रैक्टिस जरूर बननी चाहिए कि जब तक वो अपने मुंह से रिटर्न ना कह दे, व्हाट्सएप का जवाब व्हाट्सएप से देकर, चैट से देकर ही कंफर्म नहीं हो जाना चाहिए। उससे जरूर मुंह से कहलवा लेना चाहिए कि हाँ मैं सहमत हूं। यह एक सुरक्षित और जिम्मेदारी कार्य प्रणाली को विकसित करता है। इससे हम बहुत सारे ऐसी चीजों से हम स्वयं को जिम्मेदार रखने से योग्य बना सकते हैं। तीसरी चीज जो मेरी जानकारी में है कि ब्रेकडाउन के समय नीचे पड़े हुए कंडक्टर को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक वह लाइन विधिवत डिस्चार्ज रॉड से डिस्चार्ज ना हो जाए। जल्दीबाजी में इस प्रकार की गई कार्य एक समस्या बन सकती है। अति उच्च दाब लाइनों का नेटवर्क कई प्रकार की ईएचवी लाइनों को क्रॉस करते हुए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट चलती रहती है। इसलिए कभी भी डिस्चार्ज किए बिना जमीन पर टूटे पड़े हुए कंडक्टर को भी नहीं छूना चाहिए, न किसी को छूने देना चाहिए। सुरक्षा चक्र बनाने का सीधा साधा सिद्धांत यह है कि हम जैसे जिस तालाब के अंदर काम कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज तय रहती है, वैसे ही हमारी भी डिस्चार्ज की बाउंड्रीज अर्थ होनी चाहिए। और इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले टावर जहां हम काम कर रहे हैं और जिसके पीछे वाले टावर अच्छे से डिस्चार्ज होनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हैं जो समझ के योग्य है, सब जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी तब होती है जब तक हम 3-4 लोगों को इसके लिए ऑथराइज नहीं बनाते।
हर चीज के पीछे एक एक अथॉराइज पर्सन के पीछे एक अथॉराइज चौकीदार पे चौकीदार जब होता है तब बात कुछ और होती है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रात्रिकालीन व्यवस्था के लिए इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था में इसमें कौन सी बातें सही नहीं है। रात्रिकालीन जैसे ब्रेकडाउन होती है उस समय इमरजेंसी लाइट की इसमें कौन सी व्यवस्था सही नहीं है। इमरजेंसी रिचार्जेबल चार्ज को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। दूसरा, इमरजेंसी लाइट आस्का को माह में एक बार जरूर चालू कर लेना चाहिए। तीसरा, लाइटिंग व्यवस्था पर उपरोक्त दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, लाइटिंग व्यवस्था पर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देना ही पर्याप्त नहीं है। इंजीनियर्स मुझे आप बता सकते हैं कि आप इनमें से किस बातों से सहमत हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बातें बहुत छोटी छोटी फर्क में लिखी हुई हैं। हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएं, पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को ही हम विजेता घोषित करेंगे। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्ट अदा कर रहे हैं। ऑसम, ग्रेट 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 सर, इट्स ए ब्रिलियंट टू टेक पार्टिसिपेट एंड गिविंग मी बिग हैंड। आगे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहूंगा कि इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ लाइटिंग सिस्टम, हैंडलिंग सिचुएशन ऑफ द इमरजेंसी टाइम एंड वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड वीडियो ऑन सम प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मुझे सिस्टम यानी कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम मुझे सहयोग करेगा तो। रात के समय लाइनों पर काम करने के लिए कार्यालय में उपलब्ध रिचार्जेबल टॉर्च की यदि जरूरत न पड़े तो भी डिस्चार्ज और चार्ज करते रहने से इस प्रकार के टॉर्च की बैटरी की चार्जिंग साइकिल की टेस्टिंग हो जाती है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। इसी प्रकार आस्का इमरजेंसी लाइट को भी इमरजेंसी में कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा प्रदान जो किया गया है इसकी भी जांच महीने में एक बार जरूर किया जाना चाहिए और उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय खतरनाक ब्रेकडाउन अटेंड करते समय यह संभव है कि कब इसकी जरूरत पड़ जाए। यह ईज ऑफ डूइंग तभी होगी जब सभी लोग इसको वर्किंग करना जानेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हमारी आस्का मशीन छोटे छोटे कारणों की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती या स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होकर बंद हो जाती है। जब तक हम अपने सभी स्टाफ को इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताएंगे वह इसे अनाड़ियों के समान उपयोग करते रहेंगे। इससे बचने के लिए उसकी रूटीन चेकअप और कार्यप्रणाली पर टीएलएम के सभी कर्मचारियों को इसे चालू करने, बंद करने और इसके रखरखाव पर छोटी मोटी जानकारी की ट्रेनिंग आवश्यक रूप से हमेशा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के समय इसको ऑपरेट करने के लिए केवल एक आदमी ही यदि एक्सपर्ट रहा और इत्तेफाक से वही ऊपर टावर पर चढ़ गया तो नीचे कौन करेगा। यह जो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा काम कर सकता है, वही इसका ऑपरेटर बनकर नीचे रहा, तब हम अपने मैन पावर का मिसयूज कर रहे होंगे। इसलिए जरूरी है कि इसे सबको आवश्यक रूप से मार कूट के सिखाया जाए। यह मार कूट के शब्द इसलिए उपयोग किया जा रहा है कि लोगों को कंपेल्ड किया जाना चाहिए कि आपकी योग्यता हम इसी से मापेंगे जब आप हमारे सामने इसको चालू बंद करके रखना करना जानते हो या आप हमें दिखाएं, और उनकी गलतियों को देखने के लिए सुपरवाइजर पर सुपरवाइजर रखते हुए उसे देखते टोकते जरूर रहना चाहिए। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करने कि जैसे लाइनों के ब्रेकडाउन के समय लाइनों को स्टैंड करने के लिए जो सबसे खतरनाक होती है टेंशन वाली लोकेशन, इन लाइनों के सुधार करने और चढ़ने को व्यवस्थित बनाने के लिए जो उपकरण की हमें आवश्यकता होती है उस पर मैं बात करना चाहूंगा वर्किंग एंड ऑपरेशन प्रैक्टिस ऑफ इक्विपमेंट में, कि हमारी ओपन पुल्ली बहुत सही होनी चाहिए जिससे हम डाइवर्सन ऑफ लोड टावर के विभिन्न क्षेत्र में रखते हुए स्मार्टली वर्क करते हैं। रोलर, लिफ्टी, सीलिंग रस्सी, बेल्ट रस्सी, बालकर रस्सी की भी पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त रखरखाव होनी चाहिए। इसके उपयोग कर लेने की विधि सबको ज्ञात रहनी चाहिए कि लोड हमें किस डायरेक्शन से लेना है, कहां डाइवर्ट करना है, कहां सपोर्ट करना है, कहां बैलेंस करना है। अगर इसकी जानकारी काम करने वाले सभी कर्मचारियों को रहती है तो वह इसके खतरे और कार्यप्रणाली से अवगत रहते हैं, जिनसे उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस डायरेक्शन में सुरक्षित रूप से खड़े होकर कार्य करना है। अगर कार्य करते समय किसी प्रकार की अनहोनी या फेलियरिटी हुई तो उन्हें भागने बचने के लिए रास्ता आदि का ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसलिए
इस संबंध में सभी कर्मचारियों को यथासंभव ट्रेंड जरूर करना चाहिए। जिम्मेदार अनुशासित कर्मचारियों को ही जिम्मेदार वाली जगह पर काम में लगाया जाना चाहिए। जो कार्य के प्रति रुचि कम लेते हैं, ऐसे लोगों को सीरियस वर्क नहीं देना चाहिए। जिनका मनोमस्तिष्क सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे स्टाफ को अन्य समय में जरूर सिखाने का प्रयास करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, परंतु फिर भी अपने कार्यालय के नवरत्नों को पहले से ही जज कर लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति किस काम के लायक है और वह कौन सा काम बखूबी कर सकता है। जैसे कि फुटबॉल की टीम के खिलाड़ी में कैप्टन पहले से ही जान जाता है किसे गोलकीपर रखना है, किसे फॉरवर्ड, किसे सेंटर, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चीजों के बाद हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हॉटलाइन, जो हमारे कंपनी की जान और शान है। यहां मेरा प्रश्न यह है कि हॉटलाइन के कर्मचारी को काम करने देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कर्मचारी को पीटीडब्ल्यू नहीं देना चाहिए। काम करते समय हवा में नमी के स्तर की जांच जरूर करके देखना चाहिए। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण की जांच नियमित रूप से करते रहने देना चाहिए। और काम करते समय कर्मचारियों के पास एक स्मॉल व्हीकल आवश्यक तौर पर होना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें बेग सर का सबसे पहला रिस्पांस आया है, उसके बाद यादव साहब का आया है, और लगातार हमारे इंजीनियर साथी कनौजे सर भी बहुत एक्टिवली पार्ट अदा कर रहे हैं। और यह सब देखते करते हुए हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे सभी कर्मचारी इस लेक्चर सेशन, ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छे से डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक मैं अब स्लाइड बदलना चाहूंगा, क्योंकि हाउ टू केयर हॉटलाइन टूल्स, केयर ऑफ ऑपरेटर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड नो द लाइफ सर्किट्स। हॉटलाइन में काम करने से पहले सभी टूल्स के कार्य प्रणाली को चेक जरूर कर लेना चाहिए। उन्हें उचित प्रकार के केमिकल एसीटोन द्वारा साफ करते हुए, स्टिक के ऊपर लगे हुए कार्बन टूल आदि पदार्थ को साफ सुथरा रखते हुए, धूप में या हीटर में सुखाते हुए अंदर रखना चाहिए। बीच बीच में उसे लीकेज करंट टेस्टिंग यूनिट से भी टेस्ट करते रहना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मापन की समय समय पर करते रहने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का मॉइस्चर आदि होने की संभावना को रोका जा सकता है। हॉटलाइन में काम करते समय पीटीडब्ल्यू आवश्यक रूप से सबस्टेशन से लिया जाना चाहिए, ऐसी मुझे जानकारी है। पीटीडब्ल्यू मतलब परमिट टू वर्क, जिसमें हम सबस्टेशन के लोगों को यह इस बात का आगाह कर सकें कि अगर बाय मिस्टेक कोई ऐसी घटना हुई तो आप हमारे सिस्टम को ऑटो रिचार्ज के कंडीशन से हटा कर रखें। पर हम आजकल इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि इस चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, और वैसे भी कम समय का कार्य होना है करते हुए, और कई प्रकार के कार्य के झंझट की वजह से हम इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पर यह आवश्यक रूप से होना चाहिए। हवा में सुबह और शाम के समय मॉइस्चर का ख्याल भी विशेष रूप से रखना चाहिए कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक इस कार्य को करना है, और उस कार्य के बाद बियॉन्ड लिमिट में नहीं जाना चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर्स की सीमा, जैसे कि मुझे जानकारी है, हो सकता है यह सही गलत हो, 120 ppm से कम हो, तो ऐसे समय हॉटलाइन को कार्य को नहीं करना चाहिए। इसलिए बरसात आरंभ होने के बाद और 17 सितंबर यानी बरसात खत्म होने के बाद विश्वकर्मा पूजा के उपरांत हॉटलाइन के कार्य को आरंभ करना चाहिए। बीच में कोशिश नहीं करना चाहिए। उनके हॉटलाइन वालों के सेफ्टी बेल्ट, झूले, चश्मा, बूट्स आदि का विशेष रूप से निगरानी में जांच और परीक्षण किए जाता रहना चाहिए। कर्मचारियों को इस संबंध में अवगत कराते रहना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार के इंडक्शन लगने से संबंधित कोई अनुभव हो तो उसी समय सूचित करें। उन्हें समय पर नॉन कंडक्टिव सॉक्स, बूट्स, हेलमेट, हैंड ग्लव्स, हॉट एंड कंप्लीट शूट भी प्रदान करना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तारपोलिन की सीट जो फॉल्ट लोकेटर के समय उपयोग करते समय हम बिछाकर जमीन पर रखते हैं, ताकि उससे नमी का कांटेक्ट टूट जाता है। यह भी विशेष रूप से हर फॉल्ट लोकेटर अप्लाई करने वाली टीम और हॉटलाइनर की टीम के साथ रहना ही चाहिए, ताकि उसे आसपास की कोई भी इस प्रकार की लीकेज करंट, रिटर्न करंट का सामना न करना पड़े। हॉटलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों के पास आसपास एक लाइट व्हीकल भी बने रहना चाहिए कि जो इमरजेंसी में उन्हें लेकर दौड़ सके, भाग सके अगर कुछ घटित होती है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मैं चाहूंगा आपको और शेयर करना, और वह मैं स्लाइड नहीं बनाया हूं, केवल मैं चाहूंगा कि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जितने सीनियर्स, एक्सपर्ट्स, हमारे जो इंजीनियर साथी हैं,
क्या हुआ मुझे बता पाएंगे? सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी नियम के अनुसार 132 केवी में हॉट लाइनर को कार्य करने की दूरी क्या हो सकती है? प्लीज डू टाइप इमीडिएटली। द फर्स्ट वन विल बी विनर। 132 केवी की लाइन से सुरक्षित कार्य करने की दूरी कितने मीटर तक की होनी चाहिए? उसके बाद मैं 220 और 40 पे भी आऊंगा, इसलिए आप 132 केवी के पहले मुझे बताएं 132 केवी की लाइन से सुरक्षित दूरी पर कार्य करने का दूरी। राइट राइट, वेरी गुड, ऑसम ऑसम, एवरीबॉडी आर टेकिंग इंटरेस्ट, सो नाइस, फाइन। सुजालपुर, अनूप दांगे सर, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Someone is saying 3 meter, but do care, I am asking in meter. As per Central Electrical Authority CEA rules, 132 kV की दूरी है 1.007 मीटर, as regulated in their rules available in the gazettes. Next question is 220 kV में यह दूरी कितनी होनी चाहिए? Yes, honorable engineers, please do write, do type in your chat box and appreciate my effort to be update all. 220 kV में दूरी कितनी होनी चाहिए? नाइस, कनौजे सर का आंसर क्लोज टू द आंसर है, क्लोज टू द आंसर, वेरी राइट, राइट सर, राइट। बेग सर का भी बहुत इसमें सही आंसर है। 220 केवी में 1.52 मीटर की दूरी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। सो ऑनरेबल इंजीनियर्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस, ए सिक्योर डिस्टेंस ऑफ 400 केवी लाइन व्हाइल वर्किंग इन द लाइव लाइन। प्लीज 400 केवी में लाइव लाइन से काम करते समय दूरी क्या होनी चाहिए? आपका आंसर अब बहुत जल्दी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाने वाला हूं और इसमें कोई 4 मीटर, कोई 2 मीटर, कोई 3 मीटर कह रहा है। स्पेसिफिकेशन इज बीइंग गोइंग टू डन, बट इट इज नॉट श्योर। 220 केवी में दूरी होनी चाहिए थी 1.52 मीटर और 400 केवी में राइट 2.3 मीटर की आवश्यक दूरी रखनी चाहिए। सो हम अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आना पसंद करेंगे, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए हम बताना पसंद करेंगे कि हाइजीनिक एक्टिविटीज फॉर द स्टाफ वर्किंग इन द फील्ड, लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रखने की परंपरा भी जब तक नहीं होगी, तब तक हम कैसे रोज उनसे काम ले सकेंगे या उनके साथ काम कर सकेंगे या उनके संक्रमण से बच सकेंगे। क्योंकि कहते हैं एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति पूरे स्टाफ को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमें कैसे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना है, इस पर हमारी स्लाइड है। यूज वाटर कैंपर और बॉटल, सॉरी इट इज रिटन एट बॉटम, नॉट बॉटल, इट इज अ बॉटल। सेकंड वन इज aware them all regularly. C, do more communication and D, respect sincere employees. TLM में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अक्सर लाइनों के सर्किट, इसकी स्लाइड हम बनाते बनाते रह गए या अपलोड नहीं हो पाई। यह हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है लोगों में कि कैसे हम काम करें, क्या काम न कर पाए। और जहां तक पानी की एक बोतल कैंपर तो आवश्यक रूप से गाड़ी में रखी जानी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जगह जगह का इन्फेक्टेड पानी पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है, पर बात मोटी सी है। सभी लोगों को इस बात के संबंध में हमेशा आगाह करते रहना चाहिए कि काम सुरक्षित करें और डिस्कस करते रहे सुरक्षित प्रणाली की, अच्छे और सिंसियर एम्प्लॉय की हमेशा तारीफ करते रहें। अब एक सबसे बड़ी प्रश्न जो मैं रखना चाहूंगा, हम थंब रूल के आधार पर हमेशा चल रहे हैं। अक्सर बीसीडीएस लाइन पर कौन सी लाइन सर्किट नंबर 1 है और कौन सी सर्किट नंबर 2, इसे जानकारी के लिए हम पुराने स्टाफ पर ही हमेशा डिपेंड रहते हैं, या पुराने या जानकार या जो रोज करते हैं उनके अनुसार पर।
या कुछ लोग कहते हैं कि जो बाएं हाथ तरफ सब स्टेशन जो निकलता है वह हमेशा पहला होता है और दाहिने हाथ तरफ वाला दूसरा होता है। बायां दायां कहाँ से लाइन घूम गई, कहाँ से आ गई, ये सबको जानते पहचानते हम कई बार धोखाधड़ी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके लिए हमें अनुभवी व्यक्ति को कार्य में साथ रखते की जो परंपरा है वह भी अब लगभग समाप्त होने जा रही है। सारे अनुभवी व्यक्ति 1-2 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं और जो नए हमारे अनुभवी बने हैं अगर वो इसका कार्यभार संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी ये सब चीज़ों को जानने समझने के लिए बहुत छोटे मोटे उपकरण ऐसे आते हैं जो जिसे हम नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर भी कहते हैं। ऐसे कॉन्टेक्ट सेंसर 4 मीटर 5 मीटर दूर से ही उसे लाइन चालू है या बंद है इसकी पहचान वो कर सकते हैं और इंडक्शन के आधार पर वह इसको बता देते हैं कि यह लाइन फलाना लाइन चालू है, इससे बच के रहे, या ये लाइन अभी बंद है। ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में किसी के द्वारा यहाँ इंदौर रीजन में शायद बनाकर सप्लाई भी की गई थी, जिन्होंने कई लोगों को अनुग्रहित भी किया है, जो बहुत अच्छा था। और इसको सप्लाई करने के लिए कुछ वेंडर्स आए हुए भी थे जबलपुर में जब मैं था तब, तो मैंने देखा था ये वास्तव में काम का उपकरण हो सकता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जहां पर कार्य करते हैं वहां कार्य करते समय अगर हो सके तो इंचार्ज को अपने साथ एक छोटा सा अम्ब्रेला जरूर रखना चाहिए, जो उसे सूरज की रोशनी से बचाने के साथ साथ कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज देने पड़ते हैं तो तेज सूरज की रोशनी में नहीं दिखता, तो उसको सेट करने के लिए उसके टोप की उसकी कैप की रोशनी इतनी पर्याप्त तो नहीं होती, परंतु अगर एक छोटा अम्ब्रेला हो तो बहुत अच्छा कार्य करता है। यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, यह कोई आवश्यक नहीं। और इमरजेंसी कार्य के समय यदि कार्य की अवधि बढ़ती है तो उसके समय से पहले कुछ ग्लूकोज के बिस्किट, स्नैक्स और फर्स्ट एड का बॉक्स अपने गाड़ियों में जरूर आवश्यक तौर पर रखा होना जरूर चाहिए। सुरक्षा के मामले में सबको राय देने के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जैसे ए भाई जरा देख के जरा ठीक से गांठ लगाओ, ठीक से रस्सा फंसाओ, देखो देखो ठीक से देखो, कहीं मुझे गड़बड़ लग रहा है, इस टाइप की चीजें इंक्वायर आप कर सकते हैं। लाइन डिस्चार्ज हो गया तब भी पूछना चाहिए डिस्चार्ज हो गया ना, ठीक से सावधानी से खींचे, देख कर काम करें। अरे देख के जरा ऊपर से कुछ गिर रहा है, अगर नहीं भी गिर रहा हो तो लोगों को भरमाने की जरूरत नहीं है, परंतु यह नीचे हेलमेट लगाकर रहने करने के लिए प्रैक्टिस देने के लिए एक अच्छी चीज है। नीचे वाले सावधानी से रहे, हेलमेट पहन कर रहें। ये सब चीजों को जाने बताने करने के लिए भी हमें यह सब बातें आवश्यक रूप से बताना चाहिए। एहतियात के तौर पर लोगों को जागते रहो जैसा स्लोगन देना भी चाहिए ताकि लोग जागे। और सिद्धांततः चाहे काम कितने भी अच्छे से हो रहा हो, थोड़ा ना थोड़ा अपनी राय शुमारी देते टोकते रोकते जरूर रहना चाहिए, ताकि इससे और क्लैरिटी हो जाती है। उस समय तत्काल अच्छे लोगों को, वर्कर लोगों को बुरा जरूर लगता है, पर चौकीदार की तरह, एक विसिल ब्लोअर की तरह हमेशा इस चीजों के लिए लोगों को जागृति देते रहना चाहिए। ज्ञान पूरा होने के बाद भी जो समय पर काम आए वही सच्चा ज्ञान होता है। बड़े बड़े महारथी, अनुभवी, प्रज्ञावान और अवतारी पुरुष भी सही समय पर धोखा खा जाते हैं। हम उनमें से कोई अलग नहीं है, हम में से भी हड़बड़ी में गलती हो जाती है। ऐसे समय प्रज्ञावान, प्रबुद्ध और अनुभवी व्यक्तियों के आसपास होने से, इस प्रकार वीटो पावर देने से या गलती के समय टोकते रहने का वीटो पावर देने से एक अच्छा टीम वर्क बन सकता है। अगर कोई छोटा कर्मचारी या अधिकारी किसी प्रकार की टेक्निकल ज्ञान से संबंधित कोई चीज बताता है तो उसे गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अगर वह अमल योग्य हो तो उसे अमल भी करना चाहिए। इसमें कोई छोटे बड़े का बोध नहीं होना चाहिए। यह एक सुरक्षित तरीके से कार्य करने की प्रणाली और विजेता टीम की पहचान हो सकती है। मैं अब अपने वाणी को विराम देते हुए आदरणीय मुख्य अभियंता महोदय से इसके संबंध में आग्रह करूंगा कि वह भी अपने उद्गार और अपने अनुभव, आशीर्वचन से हमें अभिभूत करें। धन्यवाद पंकज यादव जी। शुक्रिया। उसके पहले मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो क्यूरियोसिटी हो सकती है किसी पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में, तो मैं चाहूंगा कि पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पंकज यादव कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की, और नहीं तो फिर हमारे और भी सीनियर अधिकारी हैं इस ग्रुप में, वो
उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो पहले कुछ क्वेरीज हो जाए, उसका फिर समापन हम करेंगे। वेलकम सर। क्वेश्चंस आमंत्रित करते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं ही क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नहीं है, क्वेरी है। ये कि जो स्टेप टच पोटेंशियल, जी राइट, उसके बारे में आपने कवर नहीं किया। अगर आपके नॉलेज में है तो आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सीडेंट ऐसे ऑलरेडी हो चुका है कि एक कंडक्टर ग्राउंड से 1 फीट ऊपर था और एक बंदा जो है उसको क्रॉस किया, हमारा लाइन स्टाफ, और ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, क्योंकि पहला पैर तो क्रॉस कर दिया, पीछे का पैर उससे टच हो गया, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर इसके संबंध में मैंने एक वीडियो अभी रन किया है। इस संबंध में जितनी जानकारी मुझे अवेलेबल थी वह उसके अनुसार ऐसे पोटेंशियल का डिफरेंस जो फैलता है लाइनों पर, उस समय हम लोगों को किस प्रकार बचना और चलना चाहिए। जैसा कि आप इस ड्राइंग में इस वीडियो में देख रहे हैं कि ऐसे समय जब कंडक्टर और इंडक्शन का जमीन से आसपास संबंध होता हो और हमारी बॉडी से पूरी फॉल्ट करंट बहने को तैयार होती हो, जो कन्वर्टेड टू फैटल एक्सीडेंट, इस समय हमें अपने स्टेप को, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, कि कैसे जंप करते हुए चलना चाहिए ताकि हम उस चीज़ों से बच सकें, या हमारे अपने कदमों को जमीन से रगड़ते हुए किस प्रकार चलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत फिट शरीर चाहिए। जैसा ये पर्सन जंप कर रहा है, हम लोगों के जैसे पुराने और हेल्दी हेल्दी वेल्दी शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि करंट आने की विपरीत दिशा में, जिधर तार टूटा है या वहाँ उसके विपरीत दिशा में इस प्रकार स्लाइड करते हुए जमीन से बिना स्टेप उठाए अगर हम रगड़ते हुए चले तो शायद इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। आगे इस संबंध में मुझे इतनी ही जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सटीक जानकारी और ऑडियो विजुअल से आपने बताया। बाकी और हमारे जो साथीगण हैं वो कृपया अपने क्वेरीज यहाँ पर रेज करें। अच्छा मौका है। सेफ्टी को हमारे माननीय एमडी साहब ने काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी से फॉलो करने के लिए कहा है, और जहाँ भी कोई भी काम होता है ब्रेकडाउन का या तो उसमें वहाँ पर जो भी एक गैंग लीडर होना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि सेफ्टी के कॉन्स्टेंट को फॉलो करते हुए लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के बारे में ध्यान न रख के वो काम पे ज़्यादा ध्यान देता है। सेफ्टी उसके पास रहता है, इक्विपमेंट उसने पहना हुआ है, बट वो सही कंडीशन में है कि नहीं उसको बार बार चेक नहीं करते हैं। काम के स्टार्टिंग में वो चेक कर लेता है, लेकिन ड्यूरिंग वर्क अगर कहीं सेफ्टी बेल्ट है या कहीं वीक हो रहा है या कहीं लूज होने का डर है या टूटने का कोई डर है, तो उसके लिए गैंग लीडर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो भी काम होता है उसमें गैंग लीडर नॉमिनेट होना चाहिए, ऐसा एमडी साहब का भी कहना है। मैं और बाकी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी क्वेरीज रेज करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। प्लीज बाकी लोग भी अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। नमस्कार सर। मैं एक दो केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूं सर। एक्चुअली एक दो एक्सीडेंट मेरे कार्यकाल में हुए हैं सर, तो मैं चाहता हूं कि उसमें जो सीखा है वो सब लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। एक एक्सीडेंट हुआ था सर, ये 2012 या 13 की बात है। पंकज जी ने भी उसको कवर किया है इसमें कि एक सेफ जोन बनाना चाहिए, दोनों साइड डिस्चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ था छिंदवाड़ा खापा स्वामी लाइन पर। हमारा स्टाफ सिंगल फिटिंग से डबल फिटिंग कर रहा था, और जैसे ही उसने बॉटम में सिंगल फिटिंग इंसुलेटर से डबल फिटिंग इंसुलेटर कर दी, उसके बाद जैसे ही वो बॉटम में खड़ा हुआ तो कंडक्टर, जो मिडिल वाला कंडक्टर है, पंकज जी प्लीज इसको भी वीडियो को बंद कर दीजिए, अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप चलाइएगा, है ना सर। तो जैसे ही वो बॉटम का अपना इंसुलेटर चेंज करके डबल फिटिंग करके जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको बॉटम जो मिडिल कंडक्टर है उसको सीधे गर्दन में लगा, और मिडिल कंडक्टर में इंडक्शन था और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के साथ में वो मतलब एक्सपायर हो गया था वो। तो जैसे एक सेफ जोन बनाने की बात होती है,
तो हमारा स्टाफ क्या करता है कि जहां उसको काम करना रहता है, जैसे बॉटम में काम कर रहा है तो बॉटम में ही वो दोनों साइड डिस्चार्ज रॉड लगा लेता है, और उसके ऊपर वाले कंडक्टर में डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाते हैं। तो वो एक्सीडेंट से हमको ये सीखने मिला कि जब भी काम कर रहे हैं तो जहां हम काम कर रहे हैं जिस कंडक्टर में, उस साइड तो दोनों कम से कम लगा ही लें, उसके साथ में मिडिल और टॉप में भी एक एक इंसुलेटेड रॉड जरूर से लगाएं, जिससे इस प्रकार की संभावनाएं ना रहें। ये प्रैक्टिकल है। एक हमारा स्टाफ भी, जो रेगुलर स्टाफ था, वो एक्सपायर हुआ था इसमें। सर सही बात सर, बिल्कुल और सही। और इसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंट भी छिंदवाड़ा का ही है। उसमें रोलर जो है वो टूट कर एक स्टाफ के हमारे जो है वो हेड पे लगा था, वो भी एक्सपायर हुआ था। तो मतलब ये इस एक्सीडेंट से हमको ये लगता है कि ये रोलर वगैरह या जो भी टीएनपी है, ये हमको यूज करने के पहले उसकी जो भी है वेयरिंग वगैरह ये पूरा चेक कर लेना चाहिए, फ्री है कि नहीं है, तो ये भी करना चाहिए। तो ये दो इंसिडेंट मेरे नॉलेज में थे, इसलिए मैंने शेयर किए। सही है सर, बिल्कुल सही बात है सर। और भी यदि कोई भी हमारे अधिकारी सभी लोग, इंजीनियर सभी लोग हैं, उनके कार्यकाल में भी यदि ऐसे कोई एक्सीडेंट हुए हों जिससे उनको कुछ लर्निंग हुई हो, तो वो सबके सामने रख सकते हैं, तो हम सबको वो चीजें मालूम चलेंगी। ये मतलब एक कोई सर नमस्कार, ATLM सतना बोल रहा हूँ सर। हाँ बेग साहब बताइए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेरे कार्यकाल में 2018 में 400 केवी कटनी दमोह में सर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 400 केवी के सर 7 टावर कोलैप्स हो गए थे, और उसके लिए हमें रिस्टोरेशन के लिए ERS लगाए हुए थे 5 सर। वो 400 में पहली बार ERS का इंस्टॉलेशन हुआ था सर। तो उस कंडीशन में सर हुआ ये था कि ERS की जो दूरी थी वो काफ़ी दूर थी और एरिया काफ़ी वाइड था। तो हम लोगों के पास चूंकि वॉकी टॉकी नहीं था और मोबाइल नेटवर्क वहाँ काम कर नहीं रहा था, तो जिस दिन हम लोग कंडक्टर को फाइनल कर रहे थे उसके पहले वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी। तो हम लोगों ने स्टे वगैरह ERS के चेक कर लिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे जो इंसुलेशन वाला स्टे होता है जो सामने की तरफ लगता है ERS में, जैसे ही हमने उसमें कंडक्टर का लोड डाला तो वो ग्राउंड से बाहर आ गया था। तो एक तो हम लोगों ने ये सीखा कि स्टे की प्रॉपर, मतलब अगर कुछ दिन छोड़ दे रहे हैं अपन स्टे को ERS की, उसको प्रॉपर ग्राउंडिंग फिर से करना चाहिए काम करने से पहले। और दूसरा, जब वो ERS गिरा तो उसके वाइब्रेशन के झटके से जिस ERS पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसपे 2 लड़के चढ़े हुए थे, वो बीच में से ब्रेक हो गया और 2 लड़के नीचे गिर गए, जिसमें से एक की डेथ हो गई। तो ये इसमें हमको ये समझ में आया सर उस दिन कि अगर हमारे पास वॉकी टॉकी होगा तो ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पे बहुत वाइड रेंज है, मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, क्योंकि अगर वो हम देख लेते ERS कि वो गिर रहा है तो हम अपने लड़कों को नीचे उतार सकते थे, लेकिन चूंकि हम उनको देख नहीं पाए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, वहां के लोग हमको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, इस वजह से ये दुर्घटना हुई और एक व्यक्ति की अननेसेसरी जान चली गई। तो हमको सर वॉकी टॉकी का यूज करना चाहिए और ERS के स्टे काम करने से पहले हमेशा बार बार चेक करना चाहिए। बहुत सही साहब। धन्यवाद सर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा बेग साहब आपकी बात में, कि आपने जैसे बताया कि ERS खड़ा हुआ था, फिर वेदर कंडीशंस खराब हुई, पानी गिरा, तो स्टे जो है वो फेल हुआ। तो इसमें अपन ये भी सीख सकते हैं कि जब कभी ऐसी पहले से कोई अरेंजमेंट है, उसके बाद वेदर कंडीशन चेंज होती हैं, तो हमको वो अरेंजमेंट दोबारा चेक करना चाहिए। जी ये भी किया था सर, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ सर उसकी वजह से, इसलिए मैंने सर उसको कोट किया सर। हाँ चेक करने के बाद भी वो स्टे बाहर आ गया सर। अच्छा। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सर वहां पे हमारे दोनों ERS के एक्सपर्ट अवेलेबल थे, अंकित सर भी थे और लोने सर भी थे, उन्होंने खुद चेक किया था उसको सर, उसके बाद भी वो बाहर आ गया। सर मैं सर यहाँ पे आदरणीय पटेल साहब की बातों से बहुत सहमत होते हुए मैं एक पॉइंट जरूर रखना चाहूँगा कि वास्तव में जो पुल्ली और जितने प्रकार के भी जो TNP हैं, उनके मानक स्तर और कार्यप्रणाली अगर वो उचित तरीके की होगी, कई बार हम अवेलेबल नहीं होता है तो मार्केट से खरीद लेते हैं जो ISI स्टैंडर्ड का हो कि ना हो, कि वास्तव में कार्य करने के लिए इतनी अच्छी हो कि ना हो, किस मटेरियल का है, ये अभी हम कंफर्म नहीं हो पाते। काम हो जाने के बाद हम याद नहीं करते, लेकिन काम में जब कोई बिगड़ जाता है तब हम उस चीज़ों को व्याख्या करते हैं। तो इसमें भी कंपनी स्तर पर एक रूपता से इस प्रकार के अच्छे उपकरणों का जरूर हमें
खरीद और रखरखाव होना चाहिए ताकि ऐसी घटना दुर्घटना न हो सके। कुछ पुराने उपकरण जरूर समय पे धोखा दे रहे हैं, तो ऐसी उनकी जगह पे अब नए तरीके से फिर से अच्छी क्वालिटी के इस प्रकार के सिंगल सिंगल पुल्ली, आपके नॉर्मल पुल्ली, ये सबको परचेस करने की आवश्यकता है सर। कभी कभी पंकज जी ऐसा भी होता है कि जो जिस कैपेसिटी का जैसे 220 केवी की लाइन है और 132 का रोलर काम चलाने के तौर पे ऐसे लगा देते हैं, तो इन सब से भी मतलब प्रॉपर वोल्टेज लेवल का ही इक्विपमेंट या रोलर उस टाइप का यूज करना चाहिए अपन को। जी सर। कभी कभी बड़ी में ये सब भी हो जाता है। और एक चीज और है, मतलब जैसे हम एक गैंग लीडर तो नियुक्त करते ही हैं और जब भी शटडाउन लेते हैं तो उनका नाम भी देते हैं। तो जो हमारा गैंग लीडर होता है उसको सब काम से हमको फ्री रखना चाहिए, मतलब वो किसी भी चीज में इंगेज ना हो, केवल काम को देखे और क्या गलत हो रहा है वो ऑब्जर्व करे और वो उसको करेक्ट करवाए। सर करेक्ट सर। हेलो, नमस्कार सर। सर मैं सोलंकी टीलम सुजालपुर से बोल रहा था। जी सर। पिछले साल सर जनवरी 23 में ये फेटल एक्सीडेंट हुआ था हमारे यहाँ पे। उसमें 220 के भोपाल सुजालपुर लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। कंडक्टर हैंग कर रहा था ग्राउंड से ऊपर। तो पेट्रोलिंग करने के लिए जो स्टाफ गए वो तो अच्छे फिटर थे, तो उनको पता था कि कंडक्टर को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन जो हेल्पर रहते हैं वो नए-नए थे, तो दूसरे जो स्टाफ थे उसकी तरफ वो जा रहे थे, तो कंडक्टर को उन्होंने क्रॉस किया। बाकी सभी स्टाफ को बता दिया गया था कि कोई भी कंडक्टर को क्रॉस नहीं करे जब तक डिस्चार्ज रोड ना लगाए। लेकिन वो ध्यान दिया नहीं और दूसरे स्टाफ की तरफ क्रॉस करने गए तो एक पैर निकाले और दूसरा जैसे टच हुआ ऑन स्पॉट वहाँ पे खत्म हो गया। तो इसलिए अपन को बहुत बार-बार बोलना पड़ता है, अपन सब बताते हैं फिर भी वो भूल जाते हैं। सर आपने बहुत सही बात बताई। मतलब जब कभी भी ब्रेकडाउन होता है तो हमारा कंडक्टर जनरली नीचे आ जाता है, कभी कभी ग्राउंड में नहीं आता है, ऊपर भी लटका रहता है, लेकिन इंडक्शन तो उसमें होता ही है। जी सर। तो सही बताया आपने ये चीज। इसलिए ये स्टेप टच पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कंडक्टर ग्राउंड से करीब 1-1.5 फीट ऊपर था। मैंने जो बात बताई थी वो शायद इसी एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जी सर। तो उसमें 2-3 चीजें लर्निंग है, वो शायद अभी आप बता नहीं रहे हैं, तो कुछ समय मैंने भी डिस्कस किया था कि भाई ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब क्या हम सही डायरेक्शन से उस पर अप्रोच किए क्या फॉल्ट लोकेशन पे, कि हमें दूसरे डायरेक्शन से जाना चाहिए जिसमें कंडक्टर रास्ते में आता ही नहीं, राइट सर। आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाना जी चाह रहा सर। हूँ कि मैंने ये क्वेरी की थी कि भाई वो गलत डायरेक्शन से क्यों गए, क्योंकि मुझे बताया कि बाकी कुछ लोग उधर से आए थे और उसको मना किया था, तो भी वो जल्दी जल्दी में गलत डायरेक्शन से चला गया, इसलिए कंडक्टर उसके रास्ते में आया और उसको क्रॉस किया उसने और उससे एक्सीडेंट हो गया। सर कंडक्टर पे दूसरी तरफ था और टावर आगे की तरफ था, तो वो टावर की ओर जा रहा था जहाँ पर पेट्रोलिंग पहले कर रखी उन स्टाफ की तरफ जा रहा था। तो ये बाकी भी एक पता बहुत सबको बड़ी ही है। लर्निंग है कि फॉल्ट लोकेशन में हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, मतलब जो काम का शुरुआत जो है वही सबसे पहले कि साइट पे अपने को पहुंचना और वो सही डायरेक्शन से पहुंचा जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जी सर। सर ये आजकल जो सर्किट वाली प्रॉब्लम आती है सर, जैसे डबल सर्किट लाइन है अपनी, कोई भी एक तरफ फर्स्ट सर्किट जा रहा है, एक तरफ सेकंड सर्किट, तो उसमें आजकल प्रॉब्लम बढ़ गई है। जैसे पीटीडब्ल्यू अपन लेते हैं फर्स्ट सर्किट पे, तो कहीं सेकंड सर्किट पे डिस्चार्ज ना हो जाए या सेकंड सर्किट पे काम करने का स्टाफ प्रयास ना करे, क्योंकि हर कहीं बीच सेक्शन में लाइन पे काम करने जा रहे हैं तो सब स्टेशन जाके कंफर्म करना संभव नहीं हो पाता है। इसमें सर कुछ किया जाना चाहिए। जैसे एक बार ये अपनी नागदा एसएसपी लाइन में प्रयास किए थे कि उसमें स्टिकर लगवाए थे कि ये फर्स्ट सर्किट है और इस साइड सेकंड सर्किट है सारे टावरों में, तो कहीं का भी स्टाफ बाहर से भी उस लाइन पे काम करने आता था तो कंफर्म रहता था। सही बात है सर नमस्कार,
मैं आशुतोष बोल रहा हूँ सर। अभी साहब ने जो बताया उसमें हमने एक छोटा सा स्टेप लिया है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी हमने क्या सर, जहाँ सुबह गैदरिंग होती है स्टाफ की, वहाँ एक हमने सर एक बड़ा सा ऑटो कैड पे बनाया हुआ चार्ट लगाया हुआ है, जिसमें सारे लाइनों के लाइट और लेफ्ट लिखे हुए हैं कि किस तरफ राइट है, किस तरफ अपन फेस करेंगे तो लेफ्ट है। और सर मॉर्निंग में जो हम पेट्रोलिंग शीट भराते हैं उसके पीछे एक रफ स्केच बना के देते हैं जिस दिन शटडाउन रहता है, और उस पर इंचार्ज के साइन कराते हैं कि ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर। सर नमस्कार, चौहान बोल रहा था सर। सर नमस्कार सर, चौहान बोल रहा था सर मैं। बोलिए। नमस्कार सर, बोलिए। सर अभी जैसे अभी ये लोग आशुतोष ने भी बोला कि सर्किट 1-2 का जो प्रॉब्लम आता है सर, और पेट्रोलिंग के दौरान भी आता है, और काम करने के लिए सबसे पहले अहमियत डिस्चार्ज में इसी की होती है। एक छोटा प्रयास हम लोगों ने भी किया था इसमें सर, कि जो हम लोगों ने पेंटिंग अप टावर करा रहे थे जी। उसके बीच में हमने, क्योंकि फेस सीक्वेंस की प्लेट तो थी कुछ जगह, तो जी। पेंटिंग के दौरान ही दोनों सर्किटों का फेस सीक्वेंस को पेंट कराया था, और 10-12 टावर के बीच में कहीं ना कहीं रोड क्रॉसिंग्स में पिक ड्रॉप पॉइंट पे सर्किट 1-2 की मार्किंग भी कराई थी ऊपर। तो उससे दो चीजें हो जाती थी कि अगर एक सेक्शन की रात को पेट्रोलिंग हो रही है और पेट्रोलिंग के दौरान वो जब रोड पिक ड्रॉप पॉइंट है, रोड से क्रॉसिंग है, अगर उसको एक बार भी कहीं उस लाइन में कंफ्यूजन है और एक जगह भी उसको 1-2 दिख जाता है सर्किट का, तो फिर वो कंफ्यूजन और वो गलती होने की संभावना कम हो जाती थी। तो हमने पेंटिंग की कॉस्ट में ही उसको ये बोला था कि ये एडिशनल काम करना है आपको, इसमें फेस सीक्वेंस के तीनों वो बनाने हैं, इंडिकेशन बनाने हैं, RYBBYR, और एक कम से कम 10 टावर की दूर पे सर्किट 1-2 मार्क कर दो, आप रेड कलर से कर दो, ब्लैक से कर दो उसके ऊपर। तो क्योंकि स्टाफ का ये कहना था कि सर जब जंगल में रहते हैं तो 1-2 का कंफ्यूजन कई बार बहुत लाइन घूमती है तो होता है नए लोगों को, तो ये भी एक प्रयास है जो कम से कम कॉस्ट में करा जा सकता है सर। नमस्ते सर। एक्सेलेंट सर, मैं चौहान साहब के अंडर में रह के मैंने काम को किया है सर। सही, ये बहुत सही डिसीजन और बहुत सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इससे वास्तव में फायदा मिलता है सर। हम यहाँ लोग चर्चा में जो भी नमस्ते- अच्छी बातें, नमस्ते अच्छे सर। आइडियाज, हाँ नमस्कार, अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, कृपया सब लोग नोट करें और अपने यहाँ फॉलो कराने की एक प्रयास करें, तभी हमारे पूरे सिस्टम में ऑल टुगेदर इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत सारी परेशानियों से हम बच पाएंगे। जी, और बोलिए सर। नमस्ते सर, मैं JTLM सबलगढ़ बात कर रहा हूँ सर, अजीत सिंह। हाँ जी, बोलिए। सर सबलगढ़ में सर हमने ब्लैक पेंट से सभी टावरों में ऑलमोस्ट 80 या 90% टावरों में हमने सर दोनों तरफ सर्किट फर्स्ट और सेकंड लिखा दिया है, और जहाँ पर सर मुरैना और अडानी है या मोती झील या जोरा है, वहाँ पर एक साइड J और M या फिर A और M, अडानी और मुरैना, मतलब 80% टावरों हमने कर दिया है सर, उसको ब्लैक पेंट से कर दिया पेट्रोलिंग के दौरान गर्मियों में। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, और कोई साथी? बोल रहा हूँ सर। जी सर एक सेफ्टी रजिस्टर भी होता है TLM में, जो एवरी मंथ में एक बार उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पढ़वा के हिसाब से साइन लेना होता है सर। जी, तो सभी TLM में हमारे यहाँ हमने ये निर्देशित किया हुए हैं कि अपने 15 दिन 8 दिन में जब भी सेफ्टी का सेशन रखें और सवेरे जब इकट्ठा हो तो उनको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़वा के उस पर हर कर्मचारी के साइन लेना है सर रजिस्टर। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि लगातार हम अगर अपने ब्रेन में चीजें डालेंगे वही तो हमेशा के लिए याद हो जाती है, स्थायी रूप से अनकॉन्शियस माइंड में भी वो बैठ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कभी भी आदमी गलती करना चाहेगा भी तो अनकॉन्शियस माइंड उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो आपको गलत काम करने से रोकेगा। बहुत अच्छा प्रयास है, सभी लोग इस प्रयास को मेंटेन करें। जी समय को ध्यान में रखते हुए लोग जल्द से जल्द अपने अपने क्वेरीज को रेज करें सर।
मेरा सबसे हाँ जी। निवेदन है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद समय भी हो चला है, तो हम क्लोज करते हैं। डिस्कशन हमेशा कंटिन्यू रखें, और ये कोई एंड नहीं है, दिस इज द बिगिनिंग। सेफ्टी में बहुत पंकज यादव जी ने बहुत अच्छा कवरेज किया, बहुत सारी बातों को बताया, और हमारे और दूसरे अभिंदर बंधु पटेल साहब, अपने चौहान साहब, और हमारे और कलीग्स बेग साहब, इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें शेयर की है, और सभी के लिए एक नए मार्गदर्शन के रूप में हम लोग उसको लेंगे। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि सेफ्टी को पुनः बड़ी प्राथमिकता के साथ में, खासकर जब भी कोई काम हो उसमें गैंग लीडर हो, उसको किसी तरह का कोई वर्क ना दिया जाए, वो सिर्फ सेफ्टी चीज़ों को प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स जो भी क्लीनेसेस है उसको मेंटेन कर पा रहे कि नहीं पा रहा, तो वो सिर्फ यही चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगा, राइट। और इसमें जितने भी हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसका, जैसे जो एक रजिस्टर मेंटेन है जिसमें सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस है, और महीने में एक बार उनको बढ़ा दिया जाएगा और उनके सबके साइन ले ली जाएंगे एटलीस्ट, तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्टाफ भी, क्योंकि ये सेफ्टी मतलब बोलते हैं ना, नज़र हटी है दुर्घटना घटी, तो उसको हमेशा वो बड़े रूप में जब वो उभर के आता है एक्सीडेंट के बाद, और वो जो हमारे कर्मचारी साथी जब उस चीज़ को जिंदगी भर के लिए या कुछ समय के लिए भुगतते हैं, तो ये बहुत बड़ी दुखदाई होती है, और खासकर जब फैटल एक्सीडेंट होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। तो मैं इसी आशा के साथ में कि सभी लोग सारे सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करेंगे, और काम में जो विलम्ब अगर होगा, सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए काम में अगर कोई विलम्ब होता है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, वो जवाब देंगे, है ना। क्योंकि हम सेफ्टी मेजर्स के कंप्रोमाइज करते हुए हम कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे, ऐसा हमारे माननीय एमडी साहब ने भी निर्देश दिया हुआ है। तो आप सभी लोग सेफ्टी मेजर्स के साथ में काम करें और सुरक्षित रूप से रहें, इसी आशा के साथ मैं ये मीटिंग क्लोज करना चाहूँगा। द्विवेदी साहब, क्लोज करें मीटिंग। बिल्कुल सर, और पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, उन्होंने बड़ी छोटी छोटी बातों को यहाँ हाईलाइट किया जो कि अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, तो कर सकते हैं सर, आपकी परमिशन हो तो। ठीक, थैंक यू एवरीवन। एक बार पुनः सभी लोगों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर।